तो सर्कल्स का ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है आज का अपना ये लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के आगे वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग देख सकते हो। उसके अंदर हमने इस वाले कॉन्सेप्ट को और इसकी पूरी थ्योरम को अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाकर के आप क्लिक करके देख सकते हो। अब देखो इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या क्या बताया था। उसके अंदर हमने आपको बताया था कि ये वाली जो टेंजेंट पीए है ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या होती है, दोनों टेंजेंट, ठीक है, जिनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, वो सेंटर पर सेम एंगल सब्टेंड करते हैं ये, और ये इक्वली इंक्लाइंड होते हैं उस लाइन के साथ में जो इस पॉइंट और इसके सेंटर को ज्वाइन करा रही होती है। यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये टेंजेंट इस वाले टेंजेंट के इक्वल होती है लेंथ में। ठीक है, तो ये हमने बताया इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग, स्वागत है आप सभी का आज के अपने एक और नए लेक्चर के अंदर सर्कल्स के, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज टचिंग सर्कल्स के बारे में, कॉमन टेंजेंट के बारे में, और हम बात करेंगे सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड के बारे में। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिए तो उसके बाद आप सर्कल्स के काफी सारे क्वेश्चंस करने के लायक हो जाओगे। ठीक है, सर्कल के काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं और काफी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे इसके बाद के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो आज का अपना पहला कॉन्सेप्ट जो है वो होने वाला है टचिंग सर्कल्स के ऊपर। ठीक है, देखो टचिंग सर्कल्स के ऊपर हम जो पढ़ने वाले हैं आज, उसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं देन वो सिर्फ और सिर्फ तभी टच करेंगे जब दोनों में कोई एक कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, यानी कि टू सर्कल्स टच इफ दे हैव वन एंड ओनली वन कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली या फिर इंटरनली टच कर रहे होंगे देन हमें उसके बारे में जानना है और देखना है कि इसके अंदर हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला केस है वो ये है कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे और जिस पॉइंट पर टच करेंगे इस पॉइंट, यही हमारे पास क्या है, कॉमन पॉइंट है। यहाँ पर दो सर्कल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब है कि दोनों सर्कल्स अलग अलग आकर के एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा केस हमारे पास ये है कि जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होगा, ठीक है, और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक पॉइंट पर, जहां पर ये वाला पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट है दोनों में। ठीक है, अब इस वाले केस में इसका सेंटर मान लेते हैं ए है, इसका सेंटर मान लेते हैं बी है, और इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन ए बी है, ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ सेंटर। क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ सेंटर्स। ठीक है, ये दोनों में होगा। ठीक है, लाइन ऑफ सेंटर्स यहाँ पे भी होगा, और अगर इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है, और ये हो गई ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस, ये हो गई बी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस, और जो पूरी ए बी हो गई ना ये पूरा, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सेंटर। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सेंटर्स। यहां नहीं, यहां नहीं कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या, लाइन ऑफ सेंटर, जो दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन कराती है। ठीक है, अब जो कॉमन पॉइंट है दोनों सर्कल्स का, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि यहाँ पर जो P है ये हमारा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर हमने आपको दो केस के बारे में बताया। पहला है जब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दूसरा है जब दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। कैसा, इंटरनली। ठीक है, तो ये हमारे पास दो केस है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है P है, A इसका सेंटर, B इसका सेंटर, लाइन ऑफ सेंटर्स आपको पता चल गया। अगर पॉइंट P से होती हुई कोई एक लाइन, यानी कि पॉइंट P से पास करते हुए कोई लाइन खींची जाए, ठीक है, देन इस लाइन को हम बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। ठीक है, हमने यहाँ पर एक पॉइंट T ले लिया है इस लाइन पर, देन हम बोल सकते हैं कि PT इज अ कॉमन टेंजेंट, क्योंकि PT जो है उस कॉमन पॉइंट से ही पास करते हुए जा रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इस केस में भी यहाँ पर PT कॉमन टेंजेंट है और इस केस में भी यहाँ पर PT क्या है, कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कॉमन टेंजेंट का, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं देन उसमें क्या होता है, कॉमन टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक होगी जब वो टच करेंगे। और अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच नहीं करते देन कितने नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे, कॉमन टेंजेंट आखिर कितनी हो सकती हैं,
उसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब देखो आप लोगों को एक चीज पता है कि फिलहाल हम इतना जानते हैं, इसके बाद हम आगे एक और चीज बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, कॉमन टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, कॉमन टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम ये जानेंगे कि अगर दो सर्कल्स जो कि अनइक्वल रेडियस वाले, ठीक है, इक्वल रेडियस के भी हो सकते हैं, अनइक्वल रेडियस के भी हो सकते हैं, दोनों पर एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, देन कॉमन टेंजेंट आखिर कितनी होंगी और किस तरह से होंगी, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो अब वो वाला कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कॉमन टेंजेंट के बारे में। ठीक है, कॉमन टेंजेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, अब देखो एक लाइन कॉमन टेंजेंट तभी बोली जाएगी जब हमें दो सर्कल गिवन हो और वो दोनों को ही टच करते हुए जा रही हो। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट का मतलब ये है कि सर्कल को टच कर रही हो। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर एक टेंजेंट दो अनइक्वल रेडियस वाले सर्कल को टच कर रही है, देन कैसा हमें फिगर या डायग्राम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो अनइक्वल रेडियस वाले सर्कल्स हैं और ये एक टेंजेंट है और ये दूसरा टेंजेंट है। ठीक है, देखो ये एक केस है, इसके अलावा एक दूसरा केस है। ठीक है, टेंजेंट जो है, कॉमन टेंजेंट जो है, उसके दो नाम होते हैं। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक हमारे पास होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और दूसरा हमारे पास होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या होता है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, देखो दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब ये होता है व्हेन द सर्कल्स लाइज सेम साइड द टेंजेंट देन इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मतलब क्या है, जिस टेंजेंट के सेम साइड में, यानी कि एक ही साइड में दोनों सर्कल्स लाई करेंगे, देन उस कॉमन टेंजेंट को बोला जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जैसा इस वाले केस के अंदर आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, एक टेंजेंट ये जिसके एक साइड में दोनों सर्कल्स लाई कर रहे हैं और इस वाले टेंजेंट के भी एक ही साइड में दोनों सर्कल्स लाई कर रहे हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे ये जो टेंजेंट है ये हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर किसी टेंजेंट के दोनों साइड में, ठीक है, यानी कि आइदर साइड ऑफ इट सर्कल्स लाई करते हैं, देन हम उस टेंजेंट को बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और वो किस तरीके का दिखता है, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से, इसको हम हटाते हैं, अब उसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये है उसका डायग्राम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का। यहां पर क्या है कि अगर हम एक टेंजेंट लाइन को देखते हैं तो इसके इधर भी एक सर्कल लाई कर रहा है और इस तरफ भी एक सर्कल लाई कर रहा है, यानी कि इसके दोनों साइड में ही एक सर्कल लाई कर रहा है, देन और दोनों को ही टच करते हुए जा रही है। देन इस केस में हम इन टेंजेंट को बोलेंगे, ये है तो कॉमन टेंजेंट, लेकिन इसका इस केस में जो नाम है वो होगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये हमारे पास केस है कॉमन टेंजेंट के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टचिंग सर्कल्स के बारे में हम जान गए, कॉमन टेंजेंट के बारे में आप लोग जान गए। अब इसके बाद आप लोगों को जानना है कि अगर दो सर्कल से टच करते हैं, देन एक कॉन्सेप्ट है, नोट पॉइंट है, उसको आप नोट करके रख लेना, वो हम आपको यहाँ पर लिख करके दे रहे हैं। ठीक है, इफ टू सर्कल्स टच then the common point lies on the straight line joining their centers। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन से बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, इसका हम आपको डायग्राम बनाकर दिखाते हैं जिससे आप इसको रिमेंबर रख पाओगे। ठीक है, डायग्राम देख लो इसका क्या है।
उसके लिए हम सबसे पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। जब जब सर्कल से एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे देन ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, ये जो हमने नोट पॉइंट लिखा है वो इसी केस के लिए है। क्या कहा गया है, इफ टू सर्कल्स टच देन द कॉमन पॉइंट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। मतलब जो ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन पर लाई कर रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, सेम यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है वो इनके सेंटर्स को ज्वाइन कराने वाली लाइन पर लाई करता है और ये जो लाइन ए बी है, ठीक है, पी ए बी, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हमें ये थ्योरम के फॉर्म में भी गिवन होता है। ठीक है, लेकिन आप इसको एक नोट पॉइंट के फॉर्म में लर्न रखना है, इसको नोट करके रख लेना। ठीक है, देखो ये कैसे आप प्रूव कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो रेडियस होती है, क्योंकि ए बी जो है, सॉरी ये जो पी बी आपको दिख रहा है, आप लोगों को पता है कि ये रेडियस है। ठीक है, रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इस केस में ये एंगल 90 डिग्री का हो गया और इस केस में ये भी एपी जो है ये भी रेडियस है और ये जो पीटी है ये भी क्या है, टेंजेंट है। तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो गए, यानी कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 और ये 90। अगर कभी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है देन वी कैन से दैट APB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेम यहां पर भी है, ये बड़े वाले सर्कल को भी टच कर रहा है, छोटे वाले सर्कल को भी टच कर रहा है, दोनों पर ही ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर जो होता है हमेशा दोनों पर परपेंडिकुलर है, दोनों अगर आप सम करते हो तो भी 180 निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि PAB यहां पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हो तो काफी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। अब देखो हम बात करेंगे इसके बाद, हमने कॉमन टेंजेंट के बारे में जान लिया, टचिंग सर्कल्स के बारे में जान लिया, इसके बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड के बारे में। ठीक है, उससे पहले एक चीज और देख लो, क्या कि अगर हमसे कहा जाए फॉर एग्जांपल इन दोनों केस के अंदर ही अगर कहा जाए कि अगर बड़े वाले सर्कल, मान लेते हैं ये सर्कल बड़ा वाला है और ये छोटा है, ठीक है, इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2, ठीक, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज D, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इन दोनों के सेंटर्स का जो बीच का डिस्टेंस है वो D है। देन लाइन ऑफ सेंटर्स की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, लाइन ऑफ सेंटर्स का मतलब पता है ना, ए बी की लेंथ कैसे फाइंड की जाएगी। तो लेंथ ऑफ ए बी का मतलब है D, इसकी जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो R1 प्लस R2, यानी कि जब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे देन हमें D को R1 प्लस R2 की हेल्प से फाइंड करना होगा, और जब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे देन क्या करेंगे, देखो ये है इस वाले सर्कल की रेडियस, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, P से लेके A तक, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस ये है PB। ठीक है, तो ये है R1 और ये है R2। हमें फाइंड करना है AB का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यही तो है D का वैल्यू, है ना। अगर हमें AB का वैल्यू फाइंड करना है तो R1 में से अगर R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AB का वैल्यू मिल जाएगा ना। तो जब सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे होंगे देन हमें D का वैल्यू फाइंड करना होगा R1 माइनस R2 की हेल्प से। और आपको ध्यान रखना है कि R1 जो है वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, R2 छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, और ये जो फॉर्मूला है ये एक्सटर्नली के लिए है और ये वाला इंटरनली वाले केस के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड के बारे में। उसके ऊपर हमारे पास एक थ्योरम भी है जिससे आप लोग काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम अपने कॉन्सेप्ट को लगातार अब खत्म कर देते हैं ताकि हम क्वेश्चंस के ऊपर भी अब आ सके। ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आप क्वेश्चंस कर सकते हो।
अब हम बात करेंगे सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड के बारे में, ठीक है। सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड क्या होता है? अगर हमारे पास कोई एक कॉर्ड गिवन है, ठीक है, कोई पॉइंट सर्कल पर, ये एक कॉर्ड है जिसको हमने ए बी बताया, ठीक है, और हमने क्या किया, इसके अंदर एक पॉइंट पी ले लिया। देन हम बोल सकते हैं इसको देख करके कि पी कॉर्ड ए बी को इंटरनली क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किसमें, पी ए और पी बी में, ठीक है। ये जो पॉइंट पी है ये इस वाली कॉर्ड ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली क्यों? क्योंकि ये सर्कल के अंदर कोई पॉइंट पी है जो कॉर्ड ए बी को पी ए एंड पी बी लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंटरनली वाला। एक्सटर्नली वाला भी कॉन्सेप्ट है कि अगर ये कॉर्ड ए बी है और बाहर कोई पॉइंट पी है जिसको हमने इससे ज्वाइन करा दिया है, ठीक है, तो पॉइंट पी इस केस में इस कॉर्ड को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉइंट पी इस केस में इस कॉर्ड को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पी ए और पी बी के फॉर्म में, पी ए और पी बी लाइन सेगमेंट के फॉर्म में, ठीक है। ये पी ए और पी बी ये लाइन सेगमेंट है ना। तो ये सिंगल कॉर्ड है और इसको मतलब जब पी इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, जब दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, देन हमारे पास एक थ्योरम है कि जो लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स है उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है, ठीक। आखिर ये कैसे करेंगे तो अब आगे देखो, ठीक है। हमें क्या करना है, एक थ्योरम प्रूफ करनी है। वो थ्योरम जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके क्वेश्चंस आपकी बुक में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉर्ड का जो सेगमेंट है उसके बारे में हमने जान लिया, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों केसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे उस थ्योरम की जो कि पूछी जाती है और जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं, ठीक है। इतने टफ नहीं होते, इजी रहेंगे, लेकिन उसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड के अंदर ही ये वाली थ्योरम है। ठीक है, तो ये हमारे पास होने वाली है थ्योरम जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो हमारे पास क्या कहा गया है, स्टेटमेंट हमारे पास ये है, कहा गया है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग साफ साफ जान जाओगे जब हम आपके सामने ये फिगर बनाएंगे। यहाँ पर एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है, ठीक है। ये कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड सी डी है, पॉइंट पी पर क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो पी ए दिख रहा है, पी ए, क्योंकि ए बी के सेगमेंट कौन कौन से हैं, पी ए और पी बी है। सी डी के सेगमेंट कौन कौन से हैं, पी सी और पी डी है। तो इन्हीं का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा, हमको ये प्रूफ करके लाना है। मतलब पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी के लेकर के आना है, ठीक है। ये तो था इंटरनली वाला केस। एक्सटर्नली वाला केस कैसा होगा तो उसके बारे में भी देख लो। एक्सटर्नली वाले का डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। ये सर्कल है, एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है, ए बी सी डी। एक्सटर्नली जब एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो इनको आगे बढ़ाएंगे, और यहां पर एक पॉइंट पी है जहां पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब
इस पॉइंट P पर जब ये एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन यहां पर जो लाइन सेगमेंट PA और PB दिख रहा है, इनका प्रोडक्ट PC और PD के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, हमको ये प्रूफ करके लेकर के आना है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारे काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर हमको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, है ना। तो ये हमारे पास थ्योरम होने वाले हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ही डायग्राम की हेल्प से एक्सटर्नली और इंटरनली हम ये थ्योरम प्रूफ करेंगे और आपको इसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको 2 से 3 चीजें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले तो गिवन वाले सेक्शन के अंदर क्या लिखना है ये, दूसरा हमें टू प्रूफ के अंदर लिखना है जो प्रूफ करके लाना है वो, तीसरा हमें कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके बारे में लिखना होगा, चौथा इसका प्रूफ वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है थ्योरम के अंदर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। इतना तो जानेंगे कि आप लोगों को प्रूफ करके क्या लाना है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। डायग्राम यहाँ पर बड़े बड़े आपको दिखा दिए गए, तो इनको साइड में छोटे से डायग्राम के फॉर्म में बना लेंगे और अपने थ्योरम को सॉल्व करेंगे। ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको आप नोट कर सकते हो। स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट of a circle internally or externally then the products of the length of the segments are equal, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये वाली थ्योरम है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा छोटे फिगर के फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए दोनों डायग्राम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और थ्योरम को लिखने के पहले सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, थ्योरम के अंदर गिवन वाला सेक्शन, ठीक है। गिवन वाले सेक्शन के अंदर हमको यहाँ पर जो कुछ भी दिख रहा है वही यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ये है कि AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट P इंटरनली और एक्सटर्नली, दोनों को ही एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे two chords AB and CD intersect at P internally or externally as shown in the figure। इतना भी आप लिख सकते हो क्योंकि हम दोनों को यहाँ पर एक साथ प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है सोन इन द फिगर। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ वाला सेक्शन, अपना जो टू प्रूफ वाला सेक्शन है। टू प्रूफ के अंदर हमें लिखना होगा, क्या प्रूफ करके लाता, अभी हमने आपको बताया कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD होगा, इधर भी और इधर भी। ये PA और PB इक्वल होगा PC इंटू PD के, ठीक है। तो टू प्रूफ वाले सेक्शन के अंदर हमें सिर्फ एक बार ही लिखना होगा, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। हमें ये प्रूफ करके लेकर के आना है और इसको हम प्रूफ करेंगे कैसे वो आपको देखना है। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्शन हम इसमें ऐसा कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते जिसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें A से C को ज्वाइन कराना होगा और B से D को भी ज्वाइन कराना होगा, ठीक है। यानी कि AC और BD को ज्वाइन कराना होगा, दोनों में ही, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। A से C को और B से D को ज्वाइन कराना होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें लिखना होगा ज्वाइन A टू C एंड B टू D, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो। अब हमारा जो है मेन काम होने वाला है प्रूफ के अंदर। प्रूफ वाले सेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो पहले हम सॉल्व करेंगे इंटरनली के लिए, बाद में हम सॉल्व करेंगे एक्सटर्नली के लिए, ठीक है। तो यहां पर प्रूफ के अंदर आप तो सबसे पहले लिख सकते हो फॉर इंटरनली
ठीक है। इंटरनली के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर PAC, यहाँ पर PDB, दो ट्राइंगल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल PAC ये दिख रहा है एंड ट्राइंगल PDB। ठीक है, PDB। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं देन सिमिलर ट्राइंगल के जो होते हैं साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम ये चीज अपनी आराम से प्रूफ कर पाएंगे और बहुत ही आराम से ये प्रूफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो उस वाले एंगल के इक्वल है, लेकिन एक चीज और है यहाँ पर जो कि इनको सिमिलर बनाती है, वो ये है कि एंगल एट द सेम सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। वो हम आपके इस तरीके से समझाते हैं। देखो यहाँ पर अगर एक सर्कल है और ये हमने एक कॉर्ड बना दी, ठीक है, इस कॉर्ड के इस वाले पॉइंट से एक एंगल हमने सर्कल पर ऐसे बनाया और इसी कॉर्ड के इस वाले पॉइंट से एक हमने एंगल ऐसे बनाया। ठीक है, मतलब क्या है, कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, ऊपर वाला सेगमेंट एक नीचे वाला। तो ऊपर वाले सेगमेंट में इस कॉर्ड के एक पॉइंट ए से और पॉइंट बी से जितने भी एंगल्स एक ही सेगमेंट में बनाए जाएंगे वो सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसके अंदर हम लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, यानी कि हमारे ये वाले दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनको हम बोल सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, दैट्स व्हाई ये दोनों हमारे एंगल हैं इक्वल है। और अगर हम यहाँ से कॉर्ड ए और बी को हटा देते हैं, मतलब इस कॉर्ड को हटा देंगे, तो अभी भी ये दोनों एंगल इक्वल ही है, क्योंकि ये क्या है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पर ही दोनों एंगल्स बने हुए हैं। जरा हम बोल सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, इस वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल है। यही सेम चीज हमको यहाँ देखने को मिल रही है CAB और CDB के अंदर। ठीक है, क्या आप लोग इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगर आप लोग को दिख रहा है कि CAB जो है और CDB दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये जो APC DPB के इक्वल दिखेगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्लास 9 आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कोई भी दो एंगल्स किन्हीं दो ट्रायंगल्स के अगर इक्वल हो गए देन हम बोल सकते हैं बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे पहले वाले ट्रायंगल का एंगल APC इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल के DPB के। ठीक है, DPB के क्यों इक्वल है ये, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये। ठीक है, यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं इसका रीजन भी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद ये जो CAB दिख रहा है आपको, ये इक्वल होगा CDB के। ठीक है, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट है, अभी आपको बताया। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं देन हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे हमारा जो ट्रायंगल ये दोनों है ये अब सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। ठीक है, तो अब लिखा जाएगा ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल हमारे पास, PAC। याद रखना है आपको कि इसका जो एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, उसी फॉर्म में यहाँ पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, APC लिख दे रहे हैं। ठीक है, APC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल, एंगल A के इक्वल कौन सा है, D, तो यहाँ पे लिखेंगे DPB के। ठीक है, ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल DPB। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम ये लिख पाएंगे कि सिमिलर ट्रायंगल के जो सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स का रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। कैसे, यहां पर अब हम लिखेंगे ये जो AP है ये DP, इसका रेशियो AP अपॉन DP ये इक्वल होगा PC और PB के, और ये इक्वल होगा AC और BD के। ठीक है, ठीक है, अब देखो हमें जो प्रूफ करके लाना है
उसके अंदर हमें क्या देखना है, उसके अंदर हमें सिर्फ वो वाले चूज करने जिसमें P गिवन है, यानी कि अगर हम इस वाले पार्ट को यूज करते हैं तो हमारा ये वाला प्रूवमेंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमने किस तरीके से लिखा या फिर हमने किस फॉर्म में लिखा, अगर सिमिलर ट्राइंगल दो हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है बाय CPST। ठीक है, बाय CPST मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि इनके साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल है। इसको अगर हम यूज करते हैं सो अब हम क्या करेंगे, ये PA/PD इज इक्वल टू हमारे पास PC/PB के है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD के हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा प्रूव होकर के आ गया है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये तो हमारा था इंटरनली वाले केस के लिए कि अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटरनली वाले के लिए। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नली के लिए कि इस वाले केस में आखिर हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ये वाला केस भी तो सॉल्व करना है। ये वाला तो हमारा ट्राइंगल की हेल्प से होगा, लेकिन ये वाला ट्राइंगल की हेल्प से नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमारा एक प्रूवमेंट आ गया, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हो। सेकंड वाला जो प्रूवमेंट है यानी कि एक्सटर्नली वाला, वो हमें यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहां से ही स्टार्ट करना है, कैसे देखते जाओ। अब इंटरनली के लिए हो गया तो इतना हटा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नली के लिए, ये कैसे होगा देखो। अब हमें लिखना होगा यहां पर फॉर एक्सटर्नली। ठीक है, अब एक्सटर्नल वाले केस के अंदर अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो हमें दो ट्राइंगल दिख रहा है। कौन कौन से, एक तो दिख रहा है PAC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और एक छोटा दिख रहा है PBD, ये छोटा ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पर इन ट्राइंगल PAC और ट्राइंगल PBD। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमारे पास है, और अगर आप देखोगे तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये जो P वाला एंगल आ रहा है दोनों में ही आ रहा है, यानी कि PBD में भी P है और PAC में भी P है। तो ये वाला एंगल तो दोनों में क्या इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि BPD। ठीक है, जो पहले हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिखा ना PAC, तो बड़े वाले ट्राइंगल का जो एंगल APC है, छोटे वाले के BPD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कौन सा एंगल हुआ, ये APC इज इक्वल टू द एंगल BPD। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन एंगल। ठीक है, ये क्या है, कॉमन एंगल है, इस वजह से क्या है, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, पहला केस। दूसरा हमारे पास क्या है कि आप लोगों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर एक प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है कि ये जो AB और ये CD, इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। मतलब इसके जस्ट बाद ये जो इंटीरियर एंगल है और इसका जो अपोजिट एंगल है ये वाला, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके इंटरनली अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। इस वजह से ये वाला जो एंगल है वो इसके इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और वही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। मतलब क्या है, मतलब ये कि PDB जो एंगल बड़े वाले ट्राइंगल का PAC जो है, ठीक है, PAC ये छोटे वाले ट्राइंगल के PDB के इक्वल है। PDB के इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है जो कि इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to the interior opposite angle। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर लिखा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर दो एंगल किन्हीं भी दो ट्राइंगल के इक्वल है, देन वो दोनों ट्राइंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे, लेकिन सिमिलर लिखने का मेथड क्या है,
सिमिलर लिखने का मेथड ये कि जो एंगल्स इक्वल है उसी फॉर्म में उन ट्राइंगल्स का नाम लिखा हो, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो ट्राइंगल पी बी डी ऐसे लिखो, या फिर जिस फॉर्म में लिखो, दोनों ट्राइंगल का पी जो है वो इक्वल है, और बड़े वाले का जो ए है वो छोटे वाले के डी के इक्वल है। तो बड़े वाले का पी ए बाद में बचेगा सी, छोटे वाले में पी डी बाद में बचेगा बी, ठीक है। तो पी ए सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल पी डी बी, ठीक है। बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी ऐसे लिखे जाते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के नेम, ठीक है, बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर, और अब हम लिख सकते हैं बाय सीपी एस टी, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, सीपी की एस टी की हेल्प से नाउ हम लिख पाएंगे इन दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो, ठीक है। हमें ट्राइंगल गिवन है पी ए सी और पी डी बी, तो ये जो पी ए अपॉन पी डी हो जाएगा ये ए सी अपॉन डी बी, ठीक है। पी ए अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी बी के इक्वल हो जाएगा, और ये पी सी अपॉन पी बी के भी इक्वल होगा, पी सी अपॉन पी बी के भी इक्वल होगा बाय सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। अब इस वाले को छोड़ करके हमें ये दोनों लेने होंगे, तो पी ए अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी सी अपॉन पी बी ऐसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पी ए के पास चला जाएगा पी बी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी हो जाएगा, और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। हम लिख पाएंगे यहाँ पर हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर ये वाली थ्योरम को प्रूव कर लिया है, जब कोई भी दो कॉर्ड दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं देन वो क्या कंडीशन है हमारे पास, उसको हमने प्रूव कर लिया इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों केसेस में, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके, ठीक है। और अब हमने क्या किया है कि सर्कल्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए उतने हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। जैसे कि हमारे पास लेंथ ऑफ द टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर जो थ्योरम थी वो भी हमने पढ़ी, ठीक है। और ये जो कॉर्ड के सेगमेंट्स की लेंथ है इनके प्रोडक्ट इक्वल होंगे, इसके बारे में भी हमने जान लिया इस वाले थ्योरम के अंदर, ठीक है। अब अगर इन सभी कॉन्सेप्ट को रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे, और आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चंस भी हम आपको ला करके कराएंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस का जो लेक्चर है इसके जस्ट बाद वाला लेक्चर आपको देखना है, जिसके अंदर हम आपको 10 से 12 क्वेश्चंस कराएंगे इन सभी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है अल्टरनेट एंगल वाला, उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल की जो थ्योरम है वो काफी बार बोर्ड में पूछी गई है, तो उस थ्योरम को आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अंदर आपको एंगल प्रॉपर्टीज भी जानने को मिलेंगी, ठीक है, यानी कि सर्कल्स की एंगल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्वेश्चंस करने के बाद में इन सभी कॉन्सेप्ट के, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम आपको मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ में जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से कर सकोगे, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय जवाहर, मौज करो और पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो।